नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। चलिए मुद्दे की शुरुआत करेंगे। एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार के इस्तीफा देने के बाद न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि देश की सियासत में भी भूचाल सा आया हुआ है। नए अध्यक्ष के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन एनसीपी के अध्यक्ष की कुर्सी की राह अभी किसी के लिए आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि शरद पवार न सिर्फ अध्यक्ष पद बल्कि 2024 के आम चुनाव का लक्ष्य भी शायद सामने रखकर चल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एनसीपी में बदलती सियासी तस्वीर का महाराष्ट्र और देश की राजनीति में क्या और कितना असर दिखाई देगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एएनबी न्यूज पर। मुंबई से शरद पवार के इस्तीफा देने से परिणाम नहीं होगा, क्योंकि आखिरी महाराष्ट्र ये शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का है और मुझे नहीं लगता कि एनसीपी ऐसा कोई गलती करेगी कि जो इस विचारधारा के परे जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार के को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी उसे रोकने के लिए शरद पवार साहब ने कदम उठाया। उनके पार्टी का मामला है, अंतर्गत मामला है। अध्यक्ष पद छोड़ना रखना, किसको बनाना, उनके पार्टी का मामला है और इस पार्टी के मामले में हमने हस्तक्षेप करना ये बराबर बात नहीं है। शरद पवार साहब ने अपनी किताब में कांग्रेस को अहंकारी कहा है। उन्होंने कहा कि जब एमवीए का गठन हो रहा था तब कुछ पदों को लेकर कांग्रेस के नेता इतने अहंकारी थे कि उनसे बातचीत करना भी मुश्किल हो रहा था। देखो, शरद पवार साहब एक बड़े नेता है और वो बड़े नेता होने की वजह से मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। हमने तय कर लिया था, वो बड़े नेता और मैं छोटा आदमी, तो इसलिए मैं वो बड़े व्यक्ति है उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन समय आने के बाद इसका एक सही जवाब हम देंगे। आप मानते हैं कि कांग्रेस के बारे में? नहीं, हम बोला ना, समय आने के बाद हम एक सही जवाब उसमें देंगे, लेकिन आज मैं उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। कि हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में जब एक बड़ी 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 न्यूज है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे, लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश के राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे। हम पूरी घटना के देखिए, माननीय शरद पवार साहब है इस देश के अनुभवी नेता है, उनका अपना एक नजरिया है राजनीति की तरफ देखने का। तो मुझे लगता है, मैंने वो किताब हमने पूरी तरह से अब तक देखी नहीं है, मार्केट में आई नहीं है। जब पूरी किताब हम देख लेंगे तो हमारे नेता, सर्वोच्च नेता आदरणीय पवार साहब, इन्होंने उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है वो छोड़ने की बात कल उन्होंने कही और एक पूरे देश में, महाराष्ट्र में एक हड़कंप जिधर उधर निर्माण हो गया। और इस कारण मैं जिस जिले से आता हूं, बुल्डाना जिले से, कल हमारे जिले में भी दिन भर कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे। उन्होंने पवार साहब ने इस पद पर रहना चाहिए और उन्होंने इस पद पर रहकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सभी का मत जो था मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझे बताया कि कल दिन भर जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ हुआ, मुंबई में हुआ, और उसको सामने रखते हुए मैं 2 दिन में प्रमुख नेताओं से बात करके मैंने निर्णय के आपने कहा कि पार्टी की लीडरशिप जो है और पार्टी का अध्यक्ष, इसमें डिफरेंशिएट होना चाहिए। लीडरशिप जो है बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली पवार साहब के पास ही है। जनता जो है उनको एज ए लीडर करके देखेगी, पार्टी के कार्यकर्ता उनको एज ए लीडर करके देखेंगे। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष अगर दूसरा कोई कमान उसकी संभालता है तो उसमें दिक्कत क्या है, ऐसा पवार साहब ने उन्हें कहा। लेकिन हमने कहा पवार साहब को कि ये हमारे पार्टी का, आपका नाम ही पार्टी का श्वास है और ये श्वास चला जाएगा तो ये पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कार्यकर्ताओं का वजूद कोई नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये कमान हमको हमेशा संभालनी चाहिए और जीवन
आपने ये अध्यक्ष पद का कार्यभार जो है वो संभालना चाहिए सामने पवार साहब को। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। दीपक राय, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश सिंह परमार, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ रजा रिजवी साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा और चाहूंगा कि आप दर्शकों को समझाएं कि दरअसल शरद पवार के इस्तीफे के मायने इस वक्त हैं क्या। जी आशीष जी, देखिए सबसे बड़ी चीज कि शरद पवार जी जो रहे हैं आज 60 साल की सक्रिय राजनीति, जो हमेशा एक तरह से जो एक ऐसा व्यक्तित्व हमेशा सत्ता से जुड़ा रहा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, ये बहुत बड़ी बात होती है जी। और दूसरी तरफ उन्होंने सत्ता पक्ष को जिस तरह से चुनौती दी, चाहे इंदिरा गांधी को 1978 में इमरजेंसी की जो हुई थी घटनाएं होती, इसको लेके उन्होंने एक तरह से अपना वो आक्रोश जताया और जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद देखिए आप 1999 में भी सोनिया गांधी के जो विदेशी मूल को लेकर उन्होंने एक तरह से लड़ाई जारी की, उसके बाद उस पार्टी को हटाया गया, इन तीनों लोगों को हटाया गया, तारिक अनवर और बी संगमा और फवाद जी को, फिर उन्होंने एक तरह से स्टैब्लिश किया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि 60 साल तक आप राजनीति में रहते हैं और बहुत एक तरह से मजबूत स्तंभ की तरह, जहाँ थोड़ा सा भी एक व्यक्तित्व हिलता है तो एक पूरा एक तरह से भूचाल आ जाता है। तो शायद इसके लिए तो इनको क्रेडिट जानी चाहिए और शायद ये पूरे केवल महाराष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति में एक जो है बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। बिल्कुल, देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपके पास आऊँगा परमार साहब, क्योंकि 2024 का आम चुनाव सिर पर है और कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो भूमिका नीतीश कुमार अब निभाने की कोशिश कर रहे हैं वो तमाम भूमिकाएं पहले ही शरद पवार सारी निभा चुके हैं और अब कहीं ना कहीं उसके एग्जीक्यूशन का उनको इंतजार था, जिसका शायद ये समय आ गया है। आशीष जी नमस्कार जी। पवार साहब का ये इस्तीफा व्यापक स्तर पर सिर्फ पवार पावर को प्रूव करने के लिए है जो अब तक करते आए। देखिए महाराष्ट्र में उनके राजनीतिक मित्र और पुराने सहयोगी बाला साहब ठाकरे ने भी यही किया था। जब उद्धव और राज की टकराव हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा का ड्रामा किया था ताकि उससे पार्टी पर ठाकरे का वर्चस्व बना रहे और वो जिसको भी चाहे उसको अध्यक्ष घोषित कर ले और कोई कुछ ना हो। ठीक है। शरद पवार साहब की आयु अब 80 के ऊपर हो गए, 84-85 वर्ष के हो गए हैं। मुंह के कैंसर के वजह से स्वास्थ्य भी उनका बहुत डाउन है। हम तो दुआ करेंगे ईश्वर उनको लंबी आयु दे और पूर्ण स्वस्थ रहे। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी समस्या आजकल ना वो जीन की इन्फेक्शन होता है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट के अलावा कोई पार्टी नहीं है, सब प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और शेयर होल्डर है। उसमें किसी का कोई कार्यकर्ता का वजूद कुछ है नहीं। पवार साहब दूसरा छूटे नहीं है। उनके पास सबसे बड़ा जो चिंता है वो बेटी सुप्रिया सूले को अजीत दादा पवार से बचाने की है, उसके वर्चस्व पर अपना वर्चस्व कायम करने की है। जिस तरह से मुलायम सिंह को चिंता थी शिवपाल के साया से हटा करके अखिलेश को स्थापित करने का, शरद पवार साहब भी वही कर रहे हैं। अभी इस्तीफा से क्या हुआ कि पूरा राजनीति में जो उनके फॉलोअर हैं एक इमोशनल अटैचमेंट बना, एक लहर सी दौड़ी। अब मांग हो रहे, आपके जो बाइट उनके लोग कह रहे थे कि अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, सर्वमान्य नेता तो शरद पवार ही रहेंगे। तो जब सर्वमान्य नेता शरद पवार रहेंगे तो वो जिसको चाहेंगे उसको अध्यक्ष घोषित कर देंगे। दूसरा इसका एंगल है कि विधानसभा में जो सदस्यों का कोर्ट में पेंडिंग मामला है, हो सकता है कोर्ट उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दे तो महाराष्ट्र की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो उसको एनी हाउ विधायकों की जरूरत पड़ेगी किसी भी कीमत पर। उसका बंदोबस्त सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके ही हो सकता है। अजीत पवार ये पहले कर चुके हैं। शरद पवार को इस बात की पूरी आशंका है कि अजीत भाजपा के संपर्क में है
और वो ऐसा खेल खेल सकते हैं। ठीक है। तो यह इस्तीफा अजीत के साथ पार्टी के नेताओं को जाने से रोकने का मास्टर स्ट्रोक है और अजीत पवार का पार्टी को बढ़ती वर्चस्व को रोकने, काटने और खत्म करने का यह एक उपाय है और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेटी सुप्रिया सुले को स्थापित करना, जैसे मुलायम सिंह ने अखिलेश को स्थापित किया, जिस तरह बाला साहब ठाकरे ने उद्धव को स्थापित किया। उद्धव से बड़े राज ठाकरे होता था। देखिए राजनीति में क्या होता है आशीष जी, बाला ठाकरे बनाए रखने का काम उद्धव ठाकरे नहीं, राज ठाकरे ने किया था। शरद पवार बनाए रखने का काम अजीत पवार करते हैं। लेकिन पार्टी जो है वो पौती है तो सिंहासन किसको मिलेगी? राजा के बेटे को मिलेगी। तो उधर उद्धव ठाकरे को मिली, इधर सुप्रिया सुले को मिलेगी, जैसे अखिलेश यादव को मिली। यही है और इसका कोई मतलब नहीं है। एक एंगल ये भी है कि शरद पवार फ्री हो जाएंगे सब कुछ से तो वो अपने देश भर में राजनीतिक एकता करेंगे और कहेंगे कि सबसे वरिष्ठ मैं हूं, मोदी का कोई विकल्प बनता है तो हमको बिठाइए, हमने तो हर चीज से मुक्ति मार लिया, अब एक प्रधानमंत्री का हो गया। मेरा ऐसा आशंका है, ऐसा। ठीक है रिजवी साहब, कहीं ना कहीं इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कहीं ना कहीं पवार साहब दिलवा सकते हैं और अजीत पवार को महाराष्ट्र के अध्यक्ष का पद दिलवा दें, जिससे कि बैलेंस भी बना रहे। अजीत पवार महाराष्ट्र संभालें और सुप्रिया सुले देश की सियासत में आगे बढ़ें, जो कि कहीं ना कहीं शरद पवार साहब चाहते भी हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या तस्वीर इसी और आगे बढ़ रही है या अभी और कई सियासी पेच हैं इसमें? देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति लगभग 2 महीने से, जब तक सुप्रीम कोर्ट वाला मुकदमा है शिंदे वाला जी, तब से आप समझिए जजमेंट जब से रिजर्व हो गया है, तब से महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। मैं अभी मुंबई गया था, वहां सरहदी गेस्ट हाउस में था क्योंकि वहां प्रेस काउंसिल की चेयरपर्सन आई हुई थी रंजना प्रकाश देसाई जी, मैं उनसे मिला भी था। मैं लगभग 1 महीना मुंबई रह के अभी 5 दिन पहले लौटा हूँ। ठीक है। तो वहां बड़ी तेजी से हलचल चल रही है कि साहब अजीत पवार जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अजीत पवार बयान देते हैं कि साहब मैं तो डिप्टी सीएम रह चुका हूं, तो अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूं तो कौन सी बड़ी बात है। और उसी नाराजगी के अंदर वो चले गए, शिंदे जी सतारा चले गए अपने वहां, जबकि शिंदे रहते हैं थाने एरिया में, थाने में उनका अपना मकान है, लेकिन वो चले गए सतारा जो उनका मूल पैतृक जो है घर है, वहां 3 दिन जाके कहा हम आराम करेंगे। तो ये सब कहीं चल रहा था। एक दिन जो है वो, क्योंकि इनका जो शरद पवार का जो एरिया है वो पूना एरिया है, पुणे की तरफ पूरा इनका बहुत हिसाब किताब अच्छा है, वहीं के रहने वाले। तो एक दिन बीच की मीटिंग छोड़ के ही जो है शरद पवार चले गए बिल्कुल। तो लोगों ने हड़कंप मच गई कि शरद पवार अजीत पवार, तो अजीत पवार कहाँ गए, अजीत पवार कहाँ गए। बाद में जब आए 1 दिन के बाद तो उन्होंने कहा भाई मैं बहुत थक गया था तो मैं आराम करने गया था। लेकिन अंदर खाने में बड़ी कायदे से बात, एक विश्लेषक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते हम लोग जो है वो कयास लगा सकते हैं और जो चीज सामने दिखती है उस पर आधार पर हम अपना चिंतन करके उस पर विचार दे सकते हैं। सुप्रिया सुले ने कुछ दिन पहले साफ कहा था, आपके संज्ञान भी आएगा कि 2 धमाके होंगे, एक जो है वो केंद्र स्तर पर और एक प्रदेश स्तर पर। तो एक धमाका तो ये इस्तीफा वाला दिखा, एक धमाके का और इंतजार है कि कौन धमाका होने वाला है। लेकिन अगर हमसे आप पूछें बहैसियत पत्रकार और विश्लेषक की हैसियत से, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहुत समझदारी से, क्योंकि जो है वो शरद पवार बहुत बड़े समझदार राजनीतिक हैं जी, उनकी राजनीति को, उनकी बुद्धि को जल्दी आदमी माप नहीं पाता है। वो एनसीपी से इस्तीफा देके अलग होकर के बिल्कुल ये बता देना चाहते हैं कि साहब हमारा वोट अलग न जाए। उनको ये महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो मजबूत रहेगी, अगर इसके साथ ही मिलकर अगर बन भी जाते हैं तो हमारी मजबूती रहेगी जी। दूसरा, एनसीपी के शरद पवार जी जब सोनिया गांधी का बिल्कुल प्रधानमंत्री का बनने का था तो यही अलग हो गए थे कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, पूरा विरोध किया था। लेकिन वही समझदारी से जब सरकार बनाई शिवसेना के साथ तो कांग्रेस का सहयोग भी ले लिया। बिल्कुल। अब अगर आप शरद पवार के इधर बयान आप 1 महीने से देखिए तो बयान इधर जो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि सामने जेपीसी होनी चाहिए, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बननी चाहिए जो है वो राहुल गांधी के बयान के ऊपर, और उस पर जो है प्रधानमंत्री बनाए। और उधर शरद जी का बयान आ रहा था कि नहीं साहब इसकी जरूरत नहीं है,
जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है, रिटायर्ड जज कोई जो है उसका जो है वो जांच करे उस पर जो है अडानी के ठीक मसले है पर। रिजवी साहब, एक तो छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। इसी मुद्दे पर मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार आज यही बड़ी चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है, महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में कितना असर देखने को मिलेगा। दीपक जी, आपके पास आऊंगा। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की पुरानी तस्वीर याद आ रही है आज ये तस्वीरें देखकर एनसीपी की, जब एकनाथ शिंदे साहब उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से बड़ी संख्या में विधायक ले उड़े थे और अलग से गुट खड़ा कर दिया, बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ली। क्या शरद पवार साहब को भी ऐसा ही कोई डर सता रहा है कि अजीत पवार की जो लगातार बीजेपी से मेल मिलाप की खबरें आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अजीत पवार को अगर कुर्सी ना मिली एनसीपी अध्यक्ष की तो वो कहीं बीजेपी से जाना मिले और नुकसान पार्टी को और उनकी जो सियासी छवि है उसको हो जाए। जो कहा जाता है कि पवार इज ए पावर गेम। आपने बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स की बात तक है कही जाती है, शायद वो शरद पवार उसके सबसे बड़े और सबसे बड़े अच्छे उदाहरण है। उनका कोई भी निर्णय जो कहते हैं कि एक हाथ से करते हैं दूसरे हाथ को नहीं पता चलता है। देखिए, कई इस कल के ड्रामे के कई नतीजे हैं। एक तो दूसरी तरफ पहली चीज है कि उत्तराधिकारी और नियुक्त करने का, जो सेटल करने का पार्टी को। दूसरी तरफ जहां तक मुझे लगता है कि ये सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाएंगे। अभी जो नाटक है वो एक तरह से 17 समिति जो बनी है पार्टी की, उसमें क्या होगा, पार्टी ये समिति ये बोलेगी कि नहीं साहब, जो पवार साहब बोलेंगे वही माना जाएगा। बिल्कुल लास्ट में यही होना है। जो हर तरह की पार्टी इंडिया में जो पॉलिटिक्स हो रही है इसी तरह का हुआ है। तो उससे क्या होगा कि पवार साहब को एक राइट मिल जाएगा कि जिसको चाहे जो है वो अध्यक्ष नियुक्त कर दें। उस स्थिति में मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा वो है असेसमेंट है कि सुप्रिया सुले जो है ये अध्यक्ष बनाई जाएंगी। और दूसरी तरफ जो पवार साहब को जो पॉलिटिक्स जो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि स्टेट में अजीत पवार को रहने दें और सेंटर में जो है सुप्रिया सुले जो है काम करें। तो ये भी एक वो हो सकता है। दूसरी तरफ जो इनको सबसे बड़ा डर है कि पार्टी के विधायक जो ये मांग कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है बीजेपी में मिल जाए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईडी और सीबीआई का डर। तो उससे बचने के लिए मांग आ रही है कि कहीं कहीं विधायकों की मांग ये है कि हम बीजेपी से मिल जाएं और सरकार बनावे इसमें स्टेट में। तो वो भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि देखिए नागालैंड में ये हुआ कि अगर नहीं माना फिर वो विधायक जो है बीजेपी से मिल गए। तो ये सब जो परिस्थितियां जो हैं उससे पवार साहब शायद कहीं न कहीं सबक ले रहे हैं और शायद ये मामला सेटल करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल यही कि सुप्रिया सुले जो है सेंटर में जाएंगी, स्टेट में अजीत पवार को जो है मुख्यमंत्री चाहे और भी एक सत्ता का बहुत बड़ा सेंटर बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ वही है कि विधायकों की जो मांग है उसको कहीं न कहीं डर सता रहा है पवार साहब को। तो ये भी हो सकता है कि एक तरह से उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। तो राजनीति के कई जो इशारे हैं उसको पवार साहब ने समझ लिया है। शायद उसी इशारों को समझकर इस तरह की जो उन्होंने कदम लिया है और शायद उसी तरफ राजनीति जाएगी। जी ठीक है। पवार साहब, जिस तरह से दीपक जी कह रहे हैं कि पवार साहब ने जो इस वक्त परिस्थितियां हैं राजनीतिक उनको भांपते हुए ये शायद कदम उठाया है, ऐसे में जो आशंकाएं लगातार कल से जताई भी जा रही हैं कि सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष और अजीत पवार महाराष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका में आ सकते हैं। सवाल ये कि अगर अजीत पवार को महाराष्ट्र अध्यक्ष का पद मिल भी जाता है, आपको लग रहा है कि जो पवार समर्थक जितने भी चाहे विधायक हैं, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अजीत पवार साहब के साथ सीधे तौर पर चल पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत पवार गुट और जो शरद पवार का नेतृत्व है, जब वो कहीं ना कहीं बंटेगा तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, नेताओं का, विधायकों का भी बंटना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है।
दीपक जी, क्या लगता है आपको, क्या ऐसी भी कोई स्थिति बनेगी? देखिए, ये स्थिति तो बन सकती है, इस जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है महाराष्ट्र में। ये अभी जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ से जजमेंट नहीं आता है विधायकों के बारे में, तब तक ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। और फिर सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, सभी उसी के वेट कर रही है। तो जब तक वो निर्णय आता है, उसके बाद जो राजनीतिक एक तरह से जो परिप्रेक्ष्य है वो क्लियर होगा, और शायद उसी का वेट कर रहे हैं ये लोग। तो मतलब उसके पहले तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर दोनों कंडीशन में कि क्या होता है, उसके हिसाब से हम जो है एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच रहे, उसके बाद तुरंत वो रिएक्ट करेंगे, उस हिसाब से जो है अपनी राजनीतिक मतलब एक जमीन है वो तलाश करने को रहेंगे। ये पवार साहब का एक ही है, एक तो उत्तराधिकारी जो इशू है, और दूसरी तरफ जो एनसीपी का भविष्य है वो कैसे सेटल हो, तो शायद उसको लेकर चिंता बनी हुई है। इस्तीफा इसीलिए इन्होंने दिया है। तो मेरा ख्याल है कि सुले को जो है ये सेंटर में लाके इस सीट में अजित पवार साहब को जो है एडजस्ट करके फिर एनसीपी जो है अपना राजनीति बल देगी। ठीक है, परमार साहब आपके पास आऊंगा। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में अजीत पवार को जिम्मेदारी दे दी जाती है और सेंटर में सुप्रिया सुले को। सवाल यह है, शरद पवार साहब क्या करेंगे? अभी संन्यास लेने की तो कोई इच्छा उनकी नजर नहीं आ रही, भले पद छोड़ दिया उन्होंने। 2024 के आम चुनाव में कोई बड़ी भूमिका में भी क्या नजर आएंगे शरद पवार साहब? क्या अनुमान है? देखिए, शरद पवार के पास सबसे बड़ा उदाहरण ठाकरे परिवार का हश्र है। कोई नहीं सोच सकता था कि ठाकरे के उत्तराधिकारी के विरुद्ध उन्हीं का एक शागिर्द इतना बड़ा खेल कर लेगा कि सारी पार्टी उसके साथ चले जाएगी, ठाकरे अकेला रह जाएंगे अपने बेटे के साथ। जब उम्मीद ही नहीं किया जा सकता था, वो हो चुका है। ठाकरे को टक्कर देने वाला ठाकरे परिवार से बाहर का था। शरद पवार का तो अपना परिवार का सगा भतीजा है, और भारत के राजनीति में सुप्रिया सुले के पहले अजीत दादा पवार को लोग जानते थे कि पवार शरद पवार और अजीत पवार। सुप्रिया सुले को तो बाद में अब आई, वो पिछले लोकसभा चुनाव के टिकट दिया गया था, उसके बाद उनको लाइमलाइट मिला है। तो अजीत पवार बड़ा गेम कर सकते हैं, ये शरद पवार जानते हैं, और वो पहले कर चुके हैं। रहा केंद्र में जाने की बात, तो देखिए शरद पवार साहब की भूमिका वही है जो सोनिया गांधी की 10 साल मनमोहन सिंह के साथ थी। सुपर प्रधानमंत्री सोनिया, राहुल और प्रियंका थी, और रबड़ स्टैम्प मनमोहन सिंह साहब थे। क्षमा चाहते हुए अपने प्रधानमंत्री के लिए कह रहा हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष कोई और है, और सोनिया जी सर्वमान्य नेता हैं। उनके लोग कह ही रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बेशक चाहे कोई बना हो, नेता तो वही है। शरद पवार भी यही होगा कि एनसीपी के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे। अध्यक्ष चाहे को भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरद पवार यही स्थिति बनाना चाहते हैं कि अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं, जो वो मैं हूं, तो अध्यक्ष चाहे सुप्रिया सुले हो या अजीत पवार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे सत्ता पर काबिज करने के गुण, संरक्षक की भूमिका में, गॉडफादर की भूमिका में कहीं ना कहीं बने रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, रिजवी साहब आपके पास आऊंगा। आप लंबे समय से राजनीति को देखते आ रहे हैं। शरद पवार सिर्फ एनसीपी के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, एनसीपी को संभालना और कहीं ना कहीं उम्र के इस पड़ाव में पार्टी की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को देना शायद उनका सही समय पर सही निर्णय साबित होगा। लेकिन क्योंकि 2024 कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए अंतिम पड़ाव कहा जा रहा है, अंतिम पारी कही जा रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से वो अपनी इस राजनीतिक पारी को खेल सकते हैं? क्योंकि 2024 में विपक्ष को किसी एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जिसके नीचे सब आ सके, और शरद पवार साहब का नाम भी उनमें शुमार रहता है। ये बिल्कुल सही आशीष जी, शरद पवार का है, चाहे बिहार के जो है मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता जी का हो, इन लोगों का नाम तो रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। लेकिन आप देखिए कि शरद पवार के बिना अनुमति के अजीत पवार कोई काम नहीं करते हैं जी। ये सबको सर्वविदित होना चाहिए। अगर वो जा करके फडणवीस की सरकार में 72 घंटे के डिप्टी सीएम बने थे,
तो इसका मतलब ये नहीं माना जाता है कि उसमें शरद पवार जी की सहमति नहीं रही होगी। जी। तो ये दिमाग से निकाल दे आदमी कि वो अजीत पवार जो है शरद पवार जी की बात नहीं मानते हैं। अभी आप देखिए अजीत पवार पे जो उनका बैंक का मामला था, सहकारी बैंक का, जिनकी उनकी बीवी उसमें शामिल थी, ईडी ने उन्हें उनको क्लीन चिट दे दिया उस मामले में, बैंक के मामले में, सहकारी बैंक के मामले में। तो कहीं ना कहीं साफ कार्नर है और ये आगे जाकर के यही होगा। अगर मुकदमा जो निर्णय होता है, शरद पवार मुख्यमंत्री के रास्ते जो है हमवार कर रहे हैं अजीत पवार, और अजीत पवार जो है फिर वहां की राजनीति, इसमें दो तरीके से मामला हल हो रहा है। एक तो ये है कि शिवसेना जिस तरीके से कमजोर हुई और शिवसेना जो दो फाड़ों में बटी, तो अब बहुत से ये लोग, वहां के लोग ये चाहते हैं, विपक्ष के लोग, कि इस तरीके से शिवसेना दो फाड़ हुई है तो शिंदे जो है बिल्कुल धरातल पर आ जाए और शिंदे वो हो जाए, कोई दूसरा वहां चला जाए। तो उसके लिए जमीन बिल्कुल हमवार है। एनसीपी का ही वहां चीफ मिनिस्टर बनने की ये तैयारी बिल्कुल है, और अगर कुछ होगा तो अजीत पवार तुरंत चले जाएंगे और कहेंगे साहब मैं। और देखिए सुप्रिया सुले को वो ऑल इंडिया अध्यक्ष नहीं बनाएंगे एनसीपी का, उनको इतना अनुभव नहीं है, उनके पीछे इतनी लोग नहीं है जितना जो है वो अजीत पवार के पीछे लोग हैं। अगर शरद पवार लोकमान लीडर हैं और पुराने नेता हैं, समझदार लीडर हैं, बुजुर्ग लीडर हैं, बहुत सही टाइम पे ये शरद पवार ने अपना इस्तीफा सोचा है कि बिल्कुल 100% राइट टाइम है उनको इस्तीफा देने का। और आप देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो है वो सुप्रिया फूले चली गई केंद्र के अंदर, कर्नाटक के चुनाव के बाद केंद्र में जो है वो मंत्री बन गई, और इधर ये चीफ मिनिस्टर बन गए, और फडणवीस भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के फिर, तो उससे ही इनको महसूस होगा बीजेपी को कि साहब हमने एनसीपी को भी कमजोर कर दिया महाराष्ट्र में चुनाव। और ये भी एक रिपोर्ट आपको बता दूं, एक रिपोर्ट ये आई है कि शिंदे के साथ अगर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो 38 एमपी जो है उसमें अब 21 एमपी पावेगी। ये बिल्कुल रिपोर्ट आ रही है, तो अखबारों में छपा है, वहां कई अखबारों में छपा महाराष्ट्र के, और उसमें संघ की रिपोर्ट के नाम से छपा अखबारों में कि साहब जो है ये शिंदे के साथ मिलके जो है वो महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय 38 एमपी वहां उसके हैं 48 में, तो 21 एमपी 20-21 एमपी रहेंगे। तो वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है कि हम शिंदे के साथ रह के बहुत अच्छे तरीके से 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चलिए ठीक है। शरद जी बात पूरी कीजिए। और शरद जो है वो घबरा ये रहे हैं कि जो उनका वोट बैंक है वहां महाराष्ट्र के अंदर, वो उनको अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहता है, उनको मराठी भी चाहते हैं, तो उनका जो अपना, क्योंकि 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं शरद जी, कोई एक बार नहीं रहे हैं पवार जी, तो कहीं ना कहीं उनको अपने वोट बैंक के बारे में इतना से डर और दहशत है। लेकिन उनको ये लगता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मिलकर सरकार बनाएंगे तो शरद उनके लिए, अजीत परिवार के लिए चीफ मिनिस्टर बनना ये आसान होगा बनिस्बत पूरी सरकार बना करके और एनसीपी पूरी हुकूमत बना ले, चीफ मिनिस्टर बना ले, ये बहुत मुश्किल है। और जाहिर सी बात है कि उनके केसेस सब हल्के हो चुके हैं। अब अजीत परिवार की तरफ जो है वो निशाना भी है। भारतीय जनता पार्टी उनको चाहती है कि अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, उस जजमेंट के आधार पे बहुत से निर्णय होंगे। ठीक है, परमार साहब कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वो रिजू साहब कह रहे थे कि वो सुप्रिया सुले को अनुभव कम है और अजीत को ज्यादा है। देखिए राजनीति में अनुभव कुछ नहीं होता है। नहीं तो लालू प्रसाद का, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव तो उनके राजद के मुकाबले कुछ भी नहीं है, ना पढ़े लिखे, ना समझदार है, ना राजनीतिक अनुभव है। पार्टी पर बच्चों से काम कर दिया और अपने बल पर चुनाव लड़ा। यहाँ सिंपैथी गेम है, बाप के नाम पर बेटा कमाता है। अखिलेश यादव, शिवपाल और रामगोपाल यादव के सामने कुछ नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह ने वो सारा गोटी फिट करके उसको स्थापित कर दिया। शरद पवार भी यही कर रहे हैं, सुप्रिया सुले को स्थापित कर देंगे। ये कोई क्रिकेट नहीं है कि आपको टेक्निक आनी चाहिए तभी आप फेस कर पाएंगे। ये राजनीति है, जिसके आगे रिजू साहब के पीछे सिंपैथी लग जाए यही देश के नेता हो जाएंगे। ये तो सिंपैथी से देश की राजनीति चल रही है। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है कि साइंस का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। दीपक जी आपके पास आऊंगा। परमार साहब और रिजवी साहब की बात से एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आया है। राजनीति कहते हैं संभावनाओं का खेल है, जहां पर कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जब मौके पर किसी की ज़रूरत है, दुश्मन भी हाथ मिलाने चले आते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं शरद पवार साहब ने अजीत पवार साहब को सियासी तौर पर उन्हीं के जाल में उलझा दिया
कि या तो आप दिल्ली जाइए, महाराष्ट्र छोड़िए, और महाराष्ट्र में रहिए तो दिल्ली वाला सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि अजीत पवार शायद कभी महाराष्ट्र की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली छोड़ना उनको मंजूर होगा, और ऐसे में सुप्रिया सुले के लिए रास्ता साफ दिल्ली का। कि उन्होंने कहीं कहीं उलझाने की कोशिश की है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज इनका जो है अजीत पवार साहब का महाराष्ट्र में जो होल्ड है, चाहे कार्यकर्ताओं में जो होल्ड है, बहुत अच्छा है। तो ये तो है कि आप अजीत पवार को भी घुमा नहीं सकते, तो ये कि उनको स्टेट में ही रखना पड़ेगा। सुप्रिया सुले जो है बहुत ही डायनेमिक या कहिए या बहुत अधिक वो रही है, तो भी नहीं है। तो शांति से उनको एक मिनिस्टर पद मिल जाए तो अपनी लाइफ काट सकती है, उनके लिए फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अध्यक्ष बनी रहेंगी, सेंटर में एक मिनिस्टर रहेंगी, और दूसरी तरफ अजीत पवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक सक्रिय जो भूमिका रही है वो रहेगी। तो शायद उन्होंने वही रोल सोचा है, शायद हमारे ख्याल है एनसीपी जो है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करेगी, और वो उसी के लिए अच्छा है, एनसीपी के लिए अच्छा है, क्योंकि सपोर्ट जो है अजीत पवार का जो है वो बहुत स्ट्रांग है, कार्यकर्ताओं के बीच हो, मराठियों के बीच हो, चाहे अल्पसंख्यकों के बीच में है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीएम पद के लिए जो है अजीत पवार फिट बैठेंगे और वहाँ की राजनीति में जो है सक्रिय रहेंगे। जी ठीक है, रिजवी साहब आपके पास आऊँगा। एक तस्वीर महाराष्ट्र की और समझने की ज़रूरत है इस एनसीपी के पूरे घटनाक्रम में। अगर एनसीपी मान लीजिए बीजेपी के साथ भविष्य में चली जाती है और एनसीपी कहती है कि ठीक है हम आपको समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री बनाने में भी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब के समय में बीजेपी नहीं चाहती थी कि अगर कल को आगे चलकर सरकार ना चल पाई तो ठीकरा उन पर फूटे कि बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके सारा मामला बिगाड़ा। लेकिन अब तो शिंदे गुट का समर्थन हो गया, और अगर एनसीपी गुट समर्थन कर देती है तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी अपना ही बनाएगी ना कहीं ना कहीं। तो इस खेल में फायदा तो शायद बीजेपी का सबसे बड़ा हो जाएगा। एनसीपी जाएगी तो एनसीपी के अजीत पवार चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ही उनकी पूरी बात है, हमें लगता है, क्योंकि हम लोग तो कयास लगाते हैं, हम लोग कोई अंदर तो घुसे हैं नहीं, हम लोग देखते हैं। आप ये समझिए कि मैं तो सरहदी गेस्ट हाउस में था। सरहदी गेस्ट हाउस जो है वो ऐसा गेस्ट हाउस है वहाँ मालाबार हिल पे, उसमें आप देखिए शिंदे के 2 मंत्री वहाँ थे। हम प्रेस काउंसिल की बैठक चल रही थी, तो उस बैठक में मैं तो प्रेस काउंसिल का मेंबर नहीं हूँ, एक्स मेंबर हूँ, लेकिन मेरे कुछ साथी मेंबर हैं वहाँ, तो वो मीटिंग में थे, जो है बीआर गुप्ता जी और श्याम पवार जी। तो उन्होंने कहा भाई याद है साहब भी, तो मैं गया, मैं मुलाकात भी हुई, तो वहाँ 2 मंत्री शिंदे के, आप समझिए, बाहर फाटक बिल्कुल बंद और सिक्योरिटी मार लगी। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है? कहने भाई मंत्री 2 अंदर बैठे हैं, हमको रोका ऐसे। तो हमने कहा भैया प्रेस काउंसिल की बैठक चल रही है, सामने वाले हाल में उसमें जाना, कहना अच्छा जाइए। तो वहाँ बड़ा गचा मचा सब चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी जो है, आप समझिए, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद अजीत पवार मुख्यमंत्री से नीचे डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं, क्योंकि शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना के बीजेपी ने एक जो है वो लकीर बना दी है। तो इसलिए अजीत पवार चीफ मिनिस्टर ही बनेगा। और शरद पवार ने तो लाइन खींची, आपने देखा नहीं क्या कह रहे हैं, कैसे बयान दे रहे हैं। अडानी मिलने आए, किससे मिलने आए अडानी? अभी शरद पवार जी से तो अडानी मिलके गए हैं, दूसरे से और नेता मिल सकते थे। लेकिन ये सब समझिए क्या है क्या नहीं है, सब जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों से आंकलन करके ही हम लोग कुछ बात को बताते हैं। तो वहां अगर कहीं कुछ हुआ तो फडणवीस फिर डिप्टी सीएम बनेंगे। और फिर अगर ये भी पार्टी, शिंदे भी पार्टी के कुछ लोग रहते हैं, 16 का है मामला, रहते हैं मान लीजिए, तो एक तरीके से बीजेपी के साथ ये नई शिवसेना समझ लीजिए, एनसीपी समझ लीजिए, सब मिल के वहां का चुनाव लड़ेंगे। और वो चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि 2024 का हमारा जो है, क्योंकि 2024 के चुनाव के 4 महीने के बाद फिर लोक विधानसभा है वहां महाराष्ट्र के अंदर। तो उनका सबसे बड़ा मोटो जो है वो 2024 है, क्योंकि कर्नाटक जी की जो स्थिति आ रही है, कर्नाटक में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, बहुत टफ फाइटें चल रही है वहाँ। तो कैसे क्या आता, अगर बीजेपी जीत के आती है तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर मान लीजिए वहाँ कांग्रेस जीत के आती है तो भी जो जनता जिताएगी वो अच्छा ही रहता है हम लोग के पत्रकार और विशेषज्ञ की हैसियत से। लेकिन उसी के बाद जो है यहाँ 2024 का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है, बहुत समझदारी से 2024 का चुनाव लड़ेगी और चाहती है कि हम सत्ता में तीसरी बार मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।